दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपके खाते में ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको भविष्य में जाके अपना पीएफ निकालने का ऑप्शन ही ना मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में आप अनअवेयर हैं और आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम होगी। आपको जो देखने वाली बात है वो ये है कि जब आपका पीएफ का बैलेंस होता है, उस पीएफ के बैलेंस में आपके पास दो कंपोनेंट होता है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। देखो, जो एम्प्लॉयर शेयर होता है ना, एम्प्लॉयर शेयर को दो टुकड़े में बांटा जाता है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयर शेयर का 12% होता है, ये दो हिस्से में बंटता है। तो दो हिस्से के अंदर में एक तो होता है पीएफ और दूसरा होता है पेंशन। ठीक है, तो पेंशन वाले अंदर में क्या होता है कि मान लो ये 12% है ना, तो 8.33% यहाँ और 3.67% यहाँ होता है। ठीक है, अगर किसी की तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा है, वो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसका पेंशन जो है नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ क्या हुआ है, हमारे केस में अगर हम पासबुक पे जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि इस पर्सन का कितना सैलरी है। इस पर्सन की सैलरी स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी है वो 24,000 रुपये है। तो 24,000 15,000 से ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका पेंशन नहीं कटना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही तरह से नहीं कटा है। ठीक है, लेकिन गलती कहाँ हुई है, कंपनी ने यहाँ तो ठीक किया, लेकिन एक जगह गलती कर दी। गलती यहाँ कर दी कि भाई साहब, जब इसकी ज्वाइनिंग ईपीएस के अंदर, मतलब ईपीएस के अंदर पैसा ही जमा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस भी नहीं आनी चाहिए थी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस जो आ रही है, ये इसके लिए एक सरदर्दी है। इसके लिए परेशानी बनेगी आगे चल के, क्योंकि आगे चल के जब इसका क्लेम जो रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट में ये लोग क्या कहेंगे, रिजेक्ट में कहेंगे कि आप तो ईपीएस के मेंबर हो, मतलब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो ईपीएस की आ रही है, उसके हिसाब से आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन भी आना चाहिए। तब इस मेंबर को क्या करना होगा, इस मेंबर को अपना ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस है, इसको हटवाना पड़ेगा। अगर इसको नहीं हटवाएंगे तो आगे चल के इसका क्लेम पास नहीं होगा। तो ये एक मिस्टेक है, जो बहुत ही हिडन मिस्टेक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम तब आएगी जब इनको अपना फाइनल सेटलमेंट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली मान लो कि ये डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हमें नॉट अवेलेबल करना है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये नॉट अवेलेबल यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल होना चाहिए। अगर मैं इसको नॉट अवेलेबल ऑनलाइन जाके करना चाहूँ, मैनेज पे जाके ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे जाके करना चाहूँ, तो आज की तारीख में मैं यहाँ पे नॉट अवेलेबल का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे सिर्फ डेट ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि भाई अगर किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलती से आ गई है, तो ऐसे केस में हो सकता है ना उसको यहाँ नॉट अवेलेबल करना हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसकी वजह से अब क्या करना होगा, अब इनको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसके अंदर ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा। ये ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे लगेगा, अगर मैं आपको दिखाऊं समझाने के लिए, तो यहाँ आप समझेंगे। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पे आएंगे, डॉक्यूमेंट पे आके हमारे पास एसओपी है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का। इसके अंदर हमारा पूरा फॉर्म है कंप्लीट। हम अगर फॉर्म आपको पर्टिकुलर से फॉर्म दिखाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह का जो फॉर्म है, यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग है। तो मान लीजिए इस मेंबर के केस में ईपीएस की डेट ऑफ ज्वाइनिंग पड़ी हुई है, यहाँ पे ईपीएस लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इनकरेक्ट में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन है वो लिखी जाएगी, बाकी पे नॉट अवेलेबल लिखा जाएगा। इस तरह से करके इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हटाना पड़ेगा। हटाएंगे नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी। अब मैं आपको और डीप जानकारी दे रहा हूँ, ये ईपीएस की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई क्यों। तो इसकी आने की वजह पीएफ ऑफिस का अगेन एक बेकार सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर में अगर किसी मेंबर को जब ऐड किया जा रहा है, तो उस टाइम पे उसकी जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस डालने का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो ये फाइनली ये आता कैसे है, मतलब ईपीएस की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ कैसे गई। यहाँ तो आप वेजेस पूछ रहे हो, यहाँ आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहे हो, तो ये ईपीएस की डेट आ कैसे गई भाई, यहाँ तो कॉलम ही नहीं है ईपीएस की डेट डालने का। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो वेजेस होते हैं, कंपनी क्या कर रही है ना, कंपनी यहाँ जनरली वेजेस 15,000 डाल देती है। अगर कंपनी ने 15,000 वेजेस डाले, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम ईपीएस की भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्रिएट कर देगा। आप यहाँ डाल रहे हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप यहाँ डाल रहे हो वेजेस। इस वेजेस के हिसाब से इसने अपने आप ही ईपीएस का ले लिया। यहाँ पे हमने देखा कि भाई मेंबर की जो तनख्वाह है वो 23,000 रुपये है। अगर यहाँ पे भी 23,000 रुपये डाला गया होता, तब डेफिनेटली यहाँ ईपीएस की डेट ऑफ ज्वाइनिंग नॉट अवेलेबल होती, और नॉट अवेलेबल ही होनी चाहिए। तो हमें इसे समय रहते ठीक कर लेना है।
अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आप तुरंत अपना अकाउंट चेक कीजिए। बहुत बार मेंबर जो है 5 साल 7 साल काम कर रहे हैं और उसके बाद जब उन्हें एग्जैक्टली ज़रूरत होती है पैसों की, तब वो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, तब उनका टाइम 2 महीने 4 महीने 6 महीने वेस्ट हो जाता है। तो आपको अगर अपना टाइम वेस्ट ना करना हो, अपने अकाउंट को बिल्कुल परफेक्ट रखना हो, तो आप इस चीज़ को मॉडिफाई अभी कर लीजिए, अभी से ही इसकी करेक्शन कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, कंपनी की तरफ से एक छोटी सी मिस्टेक थी कि उन्हें ये समझना चाहिए था कि अगर किसी पर्सन की बेसिक वेजेस एक्चुअल में 15,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो मंथली वेजेस है यहाँ पे भी 15,000 से ज़्यादा का ही अमाउंट डालना चाहिए था। तभी वहाँ पे ईपीएस नॉट अवेलेबल होता और तभी इस पर्सन का एक रिकॉर्ड सही तरीके से बन पाता। आशा करूँगा ये वीडियो आपको समझ आई होगी। पर्सनल कंसल्टेशन उपलब्ध है, एम्प्लॉयर का कोर्स उपलब्ध है, विड्रॉल का कोर्स उपलब्ध है, इनकम टैक्स उपलब्ध है, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।